क्या हो रहा है आज क्लाउड सर्वर को? तीसरा पार्ट बनाइए। टच है ना? हम्म, ठीक है। अब इसके नीचे फिर रिक्वायरमेंट एपीवी का जमा क्या आपको? बोलो। या एपीवी में भी प्रॉब्लम यस है? सर, नहीं सर, वो आ गया था। वो आ गया ना, तो ये क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेते हैं, फिर एपीवी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है क्या भाइयों? भाई मेरे, क्या टाइम पास काम है ये। ठीक है, चलो एक्सेल में चलते क्या? आ जाओ। हाँ, अब दिख रहा है क्या एक्सेल में आपको? बोलो। चलो ठीक है, बैलेंस शीट देख लेते हैं दोनों की। मेलप्लैश का प्रॉफिट ओके, पी एन एल दिया है, पी रेशियो, ईपीएस दिया, एग्जिस्टिंग ईपीएस दिया। ठीक है, मेलप्लैश कंपनीज बोर्ड इज कंसिडरिंग गिविंग पाइमोर कंपनी शेयर होल्डर द चॉइस बिटवीन टू शेयर्स इन मेलप्लैश कंपनी फॉर थ्री शेयर्स इन पाइमोर कंपनी एंड अ कैश अल्टरनेटिव ऑफ 2 पॉइंट। यानी कितने परचेज कंसिडरेशन के नोट बनेंगे? कितने बनेंगे? टू। दोनों में ईपीएस का कैलकुलेशन भी होगा क्या? क्या बोला है उसने? फंडिंग रिक्वायर्ड वो तो छोड़ो, फंडिंग रिक्वायर्ड कितना है, फिर इंपैक्ट ऑफ मेलप्लैश कंपनीज अर्निंग्स पर शेयर एंड इंपैक्ट ऑन मेलप्लैश कंपनीज गियरिंग, दोनों करने पड़ेंगे। ठीक है, गियरिंग भी अपन पुराना गियरिंग दिया है क्या इधर? 26.5%। क्या दिया है? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बाय टोटल कैपिटल, बराबर है क्या? फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया है। इंडस्ट्री एवरेज गियरिंग 34% है, ठीक है देख लेंगे। ठीक है क्या? चलो, Melplash Companies Board is considering giving Pymore Company shareholder the choice between 2.75, contemplating two possible scenarios. Right? All Pymore Company shareholder accept the cash offer, या all Pymore Company shareholder accept the share offer. Annual post-tax synergies from the merger. अब ये एक मिनट, पोस्ट टैक्स सिनर्जी बोला है, यानी सिनर्जी इन अर्निंग है या सिनर्जी इन वैल्यू है मेरे दोस्तों? सिनर्जी इन अर्निंग है या सिनर्जी इन वैल्यू है? क्या है दोस्तों? अर्निंग सर। अर्निंग है, बराबर है क्या? द कंबाइंड कंपनीज पी रेशियो इज एक्सपेक्टेड टू बी सेम एज मेलप्लैश कंपनी वाज बिफोर द एक्विजिशन। दिया है क्या भाई? पी रेशियो ऑफ मेलप्लैश कंपनी बिफोर द एक्विजिशन दिया है दोस्तों। ये सब दिया है कंबाइंड कंपनी की वैल्यू निकालने के लिए। कैश पेमेंट फॉर शेयर्स विल बी फंडेड फर्स्टली बाय द बैलेंस ऑफ कैश। ये भाई कैश पेमेंट फॉर शेयर्स will be funded by the balance of cash and cash equivalents held by of 102 million. ठीक है, assume that the return on cash surpluses which Melplash company could make is 6% प्री टैक्स। यानी अगर आप कैश पे कर रहे, बराबर है, तो उसकी वजह से क्या पीएनएल पे इंपैक्ट आएगा क्या? नहीं आएगा? यस। तो जो आपका दूसरा परचेस कंसिडरेशन है, दूसरा, उसमें कैश आप जब पे करेंगे, तब कैश का इंपैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस पे पड़ेगा भाई। 6% प्री टैक्स आपको पोस्ट टैक्स करना पड़ेगा। द बैलेंस ऑफ द कैश रिक्वायरमेंट फॉर द कैश पेमेंट्स फॉर शेयर्स विल बी फंडेड बाय डेट एट अ प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ 9%। इसका भी इंपैक्ट आपके पीएनएल पे पड़ेगा क्या? एक्सपेक्टेड ईएसएच पे। बोलो। ये दो लाइन हमने की नहीं है, अपने बुक में है क्या ये दो लाइन? बोलो। ये दो लाइन जो है अपने बुक में नहीं थी, बराबर बोल रहा हूं ना? बट क्या ये किधर से सिमिलर सिमिलर साउंड कर रहा है क्या आपको? बोलो। कहां पे खेला दिख रहा है ये कि कैश पेमेंट किया तो प्रॉफिट में 6% प्री टैक्स प्रॉब्लम होगा? याद करो, किधर किया आपने? या आपने लोन लिया एक्स्ट्रा तो उसकी वजह से ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? सोच के बताओ। रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है क्या? यानी मैंने बोला था क्या, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है क्या दोनों का? क्या कॉम्बिनेशन क्वेश्चन? बोलो। यस।
Assume existing debt of Pymore company will be taken on by Melplash company and not paid off using the balances of cash and cash equivalents, and that Pymore company's balances of cash and cash equivalents will be maintained in the merged company. ठीक है. Tax is payable at an annual rate of how much? 25% on profits of both companies. चलो बढ़िया है. चलेगा. देख लो. सबसे पहले क्या करते हैं? पहले शेयर का कामकाज कर लो. उसमें पूरे मार्क मिल जाएंगे क्या? उसके आंसर में आपको प्रॉब्लम आएगा क्या? बोलो. नहीं आता उसके आंसर में प्रॉब्लम. बराबर है क्या? चलो क्या? पहले क्या बोलता हूं? कैलकुलेशन. एक मिनट रुको. इधर नीचे से करूं क्या? जिधर बैलेंस शीट है इजी पड़ेगा. चलो इधर ही करूं क्या? हाँ इधर करना. कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑप्शन एंड इट्स इंपैक्ट ऑन. क्या क्या तीन चीजों पर इंपैक्ट चाहिए अपने को? ईपीएस, फंडिंग और क्या है? गियरिंग. चल परचेज कंसिडरेशन का पहले वर्किंग नोट बनाते हैं. इधर लेकिन मेरे को गेन वेन निकालना है क्या? बोलो. No, sir. नहीं निकालना है. तो परचेज कंसिडरेशन टेबल का कुछ ज्यादा यूज होगा क्या? बनाना तो पड़ेगा. परचेज कंसिडरेशन ऑफ, ये इधर बोलता हूं शेयर ऑप्शन. ठीक है. बट अगर आपको एमपीएस पता चला तभी तो ईपीएस पता चलेगा. बराबर है. तो आ जाओ पर्टिकुलर्स. सबसे पहले कौन सी भाई? मेलप्लैश कंपनी, अक्वायरर कंपनी. फिर क्या है भाई? पायमोर कंपनी. बराबर है क्या दोस्तों? आ जाओ. ओल्ड नंबर ऑफ शेयर्स है क्या आपके पास? बोलना जरा. ओल्ड नंबर ऑफ शेयर्स कितने है क्या? इधर $1 नॉमिनल 200. शेयर, 200 200 मिलियन. million. अभी इधर फिर पहले लिख देता ना. क्या लिखो? अमाउंट इन डॉलर मिलियंस. ठीक है. चल और इसके कितने है? 150. ठीक है. ओल्ड वैल्यू, वैल्यू पर शेयर कितना है भाई? बोला है क्या कुछ? मार्केट प्राइस दिए क्या? 3.96 और कितना है? 2.42. तो ओल्ड टोटल वैल्यू पर शेयर कितना है? दिस 200 इंटू 3.96. और ये ओके है क्या? देख लो. कोई टेंशन? उसके बाद आफ्टर मर्जर. चलो आफ्टर मर्जर में क्या बोला है भाई? आफ्टर मर्जर में कुछ बोला है कि नहीं बोला है? टेल मी. क्या करते हैं आफ्टर मर्जर? आपको नंबर ऑफ शेयर्स मालूम है क्या? और नंबर ऑफ शेयर तो ये चेंज होने वाले क्या? बोलो. ये वाले मालूम नहीं. कितने दोगे आप? क्या था? बोलो. कितने शेयर होंगे? 150 को डिवाइड बाय कितना करूं? मल्टीप्लाई बाय कितना करूं? मेलप्लैश कंपनी बोर्ड इज कंसिडरिंग गिविंग पाइमोर कंपनी शेयर होल्डर द चॉइस बिटवीन टू शेयर्स इन मेलप्लैश कंपनी फॉर एवरी 3 शेयर्स इन पाइमोर. यानी क्या करूं? डिवाइड बाय व्हाट? मल्टीप्लाई बाय व्हाट? बोलो बोलो इंटू भाई. 2/3। इंटू 2/3. राइट. डिवाइड बाय 3 इंटू 2 यानी 100 मिलियन शेयर्स. ठीक है. वैल्यू पर शेयर है क्या अपने पास? सर नहीं है वैल्यू पर शेयर. टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू कुछ है क्या अपने पास? कुछ भी नहीं है. बट क्या अपन टोटल वैल्यू ऑफ बोथ द कंपनीज कंबाइंड बाय पी रेशियो मेथड निकाल सकते क्या? बाय पी रेशियो मेथड निकाल सकते क्या? आ जाओ. वर्किंग नोट 1. कंबाइंड वैल्यू ऑफ कंपनी. बोलो भाई. कंबाइंड वैल्यू ऑफ कंपनी कैसा निकालते? टेल मी. पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन डॉलर मिलियंस. सबसे पहले मैं क्या करूंगा? मेलप्लैश कंपनी क्या करूं? बोलो. पीएटी ले लूं क्या? क्या लेते? या ये एच यानी पीएटी होता क्या? पीएटी ले लेते. कोई प्रॉब्लम नहीं. मेलप्लैश कंपनी का पीएटी. फिर दूसरी कौन सी है? पाइमोर का पीएटी. बोलो. मेलप्लैश का कितना है? 60 मिलियन. पाइमोर का कितना है? 33.
ये EASH एग्जिस्टिंग ऑफ द कंपनीज, बोलो कितना होगा, दिस प्लस दिस। अब बोलो इसमें क्या ऐड करूं बच्चा लोग, बोलो। ये पैराग्राफ पे फोकस करो। synergies सिनर्जीज कितनी? 8 million कैश का कुछ अभी लेने देना, इधर आप कैश पे कर रहे क्या? तो ये सब कैश रिक्वायरमेंट्स वगैरह का कुछ आने वाला क्या, बोलो? कुछ भी नहीं। यानी इधर मैं क्या करूंगा, सिनर्जी इन अर्निंग एक्सपेक्टेड आफ्टर टैक्स है क्या दोस्तों आपके पास डायरेक्ट, या बिफोर टैक्स है? ये जो दिए एनुअल टैक्स पोस्ट टैक्स सिनर्जीज दिए, कितनी जोड़ू? 8 मिलियन जोड़ू क्या? दिस प्लस दिस, यानी एक्सपेक्टेड EASH कितनी है, बोल सकते क्या? 101। पी रेशियो क्या है, एक्सपेक्टेड EASH ऑफ कंबाइंड कंपनी, बोलो। बोलो बोलो भाई, पी रेशियो कितना है, बोलो। कितना लेंगे पी रेशियो, सिमिलर टू व्हाट, मेल फ्लैश, यानी कितना 13.2, बराबर है क्या? यानी वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ पाइमोर ऑफ कंबाइंड कंपनी कितना है, बोलो भाई। दिस इंटू दिस कितना है, 1333। पहले कितना था, दिस प्लस दिस कितना था भाई, 1155। अभी कंबाइंड का वैल्यू कितना है, बोलो। दिस, क्या आपके पास नंबर ऑफ शेयर कितने, 300, तो वैल्यू पर शेयर कितना आएगा, बोलो। वही इधर भी लगा देता, वही इधर भी लगा देता, कितना है टोटल वैल्यू, दिस इंटू दिस। गेन अगर निकालना है, गेन इन परसेंटेज या गेन इन डॉलर, पहले तो कितना है, दिस माइनस दिस। ये बराबर जा रहा हूं क्या? और गेन इन परसेंटेज कितना आता है दोस्तों, बोलो। दिस डिवाइडेड बाय दिस, बट गेन पूछा है क्या, बोलो। ईपीएस निकालने को बोला है भाई, ईपीएस। ईपीएस कैसे निकलेगा, एमपीएस है आपके पास पर शेयर, पी रेशियो है क्या, आफ्टर मर्जर पी रेशियो कितना है, बोलो। 13.2 बट एक लफड़ा होगा क्या, बोलो। एक लफड़ा क्या होगा, एक लफड़ा क्या होगा, बताओ। देखो आपके पास EASH ऑफ द एग्जिस्टिंग कंपनी है क्या, आपके पास एक्सपेक्टेड EASH ऑफ कंबाइंड कंपनी है। इसको अगर डिवाइड कर दूं मैं किससे, इसको किससे डिवाइड करूं, तो मेरे को ईपीएस मिल जाएगा, बोलो। नंबर ऑफ शेयर्स number of ऑफ shares कंबाइंड कंपनी से कर दूं, कितने, 300 मिलियन, तो मेरे को ईपीएस मिल जाएगा क्या, नया ईपीएस कितना है, दिस डिवाइडेड बाय दिस, ईपीएस ऑफ कंबाइंड कंपनी। और ईपीएस ऑफ, क्या अपने को मेल प्लस चाहिए था, मेल प्लस कंपनी बिफोर मर्जर, मेल प्लस कंपनी का ईपीएस कितना है बिफोर मर्जर, बता सकते हैं क्या मेरे को? 0.30 है, और नया कितना है, 0.34 आता है क्या, है क्या सही आंसर? अभी मैच हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, देखो आंसर इधर, बोलो। देखो क्या, एक मिनट, आ जाओ, आंसर देखो, आ जाओ जरा, मार्क करते हैं आंसर। अरे यार रुक जाओ, वापस लॉगिन करना पड़ता है क्या, आंसर देखो। गियरिंग में कुछ चेंज आएगा क्या, बोलो। गियरिंग में कुछ चेंज आएगा, क्या बोला उसने, ये पढ़ो जरा। गियरिंग में कुछ चेंज आएगा क्या, बोलो। अगर आपने खाली शेयर लिया तो गियरिंग में चेंज आएगा क्या, बोलो। आ जाओ जरा, गियरिंग भी करूँ क्या कैलकुलेट दोनों कंपनी का, आ जाओ। अब देखो, मेलप्लैश कंपनी बराबर है क्या, कैलकुलेशन ऑफ गियरिंग,
एंड इट्स इम्पैक्ट। ओल्ड में कितना था देखो जरा, 200 मिलियन, और मार्केट प्राइस कितना था 3.96, और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी 2.85। देखो, बिफोर मर्जर ऑफ मेलप्लैश कंपनी एंड आफ्टर मर्जर ऑफ कंबाइंड कंपनी। देखो आराम से, नंबर ऑफ शेयर कितने थे बिफोर मर्जर, बताओ। सिर्फ मेलप्लैश कंपनी के शेयर कितने थे बिफोर मर्जर, 200। आफ्टर मर्जर कितने, 300। बराबर है क्या? मार्केट वैल्यू आफ्टर मर्जर, ए ये आया क्या आपका 4.444? बोलो, 4.444 आया क्या? यस सर। नहीं आया? आया था, उधर हाँ भी ये वो तो आंसर है। आ रहा था, उधर आ हाँ रहा था क्या सर, वो और आंसर? मैंने आंसर्स भेज दिए ग्रुप पे। भेजे क्या? ठीक है ना, मैं यहाँ पे ही देख लेता ना, यहाँ पे इजी पड़ेगा अपने को देखने को। रुक जाओ एक ही सेकंड, मैं लॉग इन कर रहा हूँ वापस। ऐसा हल्का सा ऑफबीट क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा सोचना पड़ता है एग्जाम में शायद। आ जाओ जरा। चलते क्या, देखो जरा हम सही लाइन पे है क्या। ये किधर दिखता है आंसर? आंसर वन, अरे नहीं दिख रहा आंसर। हमने क्या आंसर डाला? ओके, एग्जिबिट्स सजेस्टेड। हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पहले उन्होंने क्या किया, फंडिंग ऑफ बिड छोड़ो, फंडिंग ऑफ बिड नहीं, अपने को क्या करने का है, इम्पैक्ट ऑफ बिड ऑन गियरिंग। हाँ, अरे एक मिनट रुको, 100% कैश, कैश रिक्वायर्ड, हमको कैश वाला तो चाहिए ही नहीं ना। उन्होंने शेयर फॉर शेयर एक्सचेंज का कुछ किया ही नहीं क्या? ये क्या ईपीएस आफ्टर एक्विजिशन आया ना, नंबर ऑफ शेयर आफ्टर एक्विजिशन बराबर है ना, 300 मिलियन, 0.34 आया क्या? देखो रे बाबा, बोलो, दिख रहा है क्या आपको? देखो, देखो इम्पैक्ट ऑफ एक्स्ट्रा फाइनेंस रिक्वायर्ड और शेयर ऑफर, इधर भी अपन लिख सकते हैं क्या? देखो, नो एक्स्ट्रा कैश रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड फॉर शेयर टू शेयर ऑफर, बराबर है। शेयर टू शेयर ऑफर में नो एक्स्ट्रा कैश। और इधर आ जाओ जरा, ईपीएस गियरिंग भी कैलकुलेट कर लेते हैं, नंबर ऑफ शेयर, वैल्यू पर शेयर कितना है, 4 इधर पुराने में कितना था, 3.96, अभी कितना है 4.44, बराबर है क्या दोस्तों? यानी टोटल वैल्यू, टोटल इक्विटी कितना है, दिस इनटू दिस। पुराने में खाली आप मेलप्लैश का कंसिडर करते थे, राइट? अब डेट में चलो, लॉन्ग टर्म डेट चलते क्या। पुराने में खाली मेलप्लैश का लॉन्ग टर्म डेट कितना था, 285 मिलियन, बराबर है क्या दोस्तों? लेकिन अब इधर आप 285 प्लस कितना कंसिडर करोगे, 225, यानी गियरिंग कितना निकलेगा, दिस डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में दिस प्लस दिस। पहले था 26.5%, बराबर है क्या? अब कितना हो गया शेयर फॉर शेयर एक्सचेंज में, अब कितना हो गया, 27 हो गया क्या, 27.69। तो भी इंडस्ट्री के एवरेज से कम है या ज्यादा इंडस्ट्री के एवरेज से, बोलो, बोलो। देखो 27 समथिंग समथिंग आ रहा क्या इधर, बोलो, 27.5 आया क्या दोस्तों? शेयर ऑफर में आ रहा है क्या भाइयों? अब चलते क्या आगे, अब क्या करूं, इधर ही पास में शेयर फॉर शेयर के पास में तीनों चीजें होंगी क्या? कोई एक्स्ट्रा कैश रिक्वायर्ड नहीं है, 0.34 ईपीएस ऑफ कंबाइंड कंपनी, ईपीएस ऑफ मेलप्लैश कंपनी 0.3। थोड़ा दिमाग लगाते हो तो हो जाता क्या शेयर फॉर शेयर? हाँ, कैश में प्रॉब्लम आया क्या, कैश ये में प्रॉब्लम दोस्तों? उसी में ही आया। उसी में प्रॉब्लम है, चलो फिर उसको नीचे सॉल्व करूँ क्या, या इधर ही साइड में करूँ, बोलो। रुको एक काम करता, मैं एक और शीट पे ले लेता, पार्ट 1, ठीक है, इसी को कॉपी मारता। ये बहुत निकाला गया, अपन ने बहुत क्वेश्चन किए क्या? लेकिन मेरे को बोलो, ऐसा आपका कॉन्फिडेंस डाउन हुआ क्या क्वेश्चन पढ़ के, या आप ओके थे कि हो जाएगा बोल के, थोड़ा मेरे को बताओ। क्या था, कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑप्शन, अब क्या बोलता हूं, कैश कंसिडरेशन,
ठीक। चलो अब यहाँ पे न्यू वैल्यू ऑफ शेयर वगैरह ये सब मैं डिलीट मार। ओल्ड वैल्यूज चेंज होने वाले क्या भाई लोग? नहीं चेंज होते। ठीक है, चलो आ जाओ। चले क्या? बोलो, कोई टेंशन आपको? टेल मी। चलो आ जाओ जरा। चलो 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 चलो। ओल्ड वैल्यूज चेंज होते हैं? नहीं। क्या कंबाइंड वैल्यू ऑफ कंपनी चेंज होंगी क्या? क्या लगता है? कंबाइंड वैल्यू ऑफ कंपनी क्यों चेंज होंगी, कोई बता सकता है क्या? ये ईएसएच पे इंपैक्ट आएगा क्या? बोलो। ओल्ड, ये देखो, ये तो मेरे को मालूम है ये 200 ही रहेगा, बराबर है। क्या इधर शेयर जाने वाले क्या नए कुछ, या आप कैश में पे कर रहे हैं? बोलो। सर कैश कंसिडरेशन आएगा। कैश कंसिडरेशन कितना पे करने वाले आप, बता सकते क्या? कैश कंसिडरेशन कितना बोला है? टेल मी। 2.75 per share. पर शेयर, यानी देखो कैश कंसिडरेशन आप पे करोगे सर, हमारे शेयर है 150 इंटू 2.75, यानी कितना पे करोगे? 412.5। आपके पास शेयर यानी कैश है कितना हाथ में? बोलो। 102. 102, बराबर है क्या? देख लो। चलो सिनर्जीज तो आएंगी क्या? आएंगी। बट इस सिनर्जीज के बाद थोड़े बहुत लॉसेस भी आएंगे क्या? आ जाओ जरा। गियरिंग एंड इट्स इम्पैक्ट नीचे लेके चलते हैं। चलते क्या? हाँ आ जाओ। सिनर्जीज इन अर्निंग्स हो गया माइनस। अब मैं करूंगा ईएसएच में माइनस कर रहा हूं आराम से। देखो ये 102 की कैश अगर मैं बिजनेस में रखता, पढ़ो जरा। कैश पेमेंट फॉर शेयर्स विल बी फंडेड फर्स्टली बाय द बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हेल्ड बाय मेलप्लैश कंपनी of 102 million. Assume that the return on cash surpluses which Melplash company could have make is 6% pre-tax. यानी अगर मैं बोलूं कैश सरप्लस यूज्ड लॉस ऑन रिटर्न फ्रॉम कैश इन्वेस्टमेंट, पहले तो मेरे को बताओ कितने परसेंट पे होगा, और आफ्टर टैक्स ऐड करूं या आफ्टर टैक्स डिडक्ट करूं या बिफोर टैक्स डिडक्ट करूं? बोलो। After tax. आफ्टर टैक्स, ठीक है। तो इधर कितना होगा? एक सेकेंड, 102 मिलियन इंटू 6% इंटू क्या करूं? 1 माइनस कितना होगा भाई? बोलो। बोलो। टैक्स रेट दिया के नीचे? कितना टैक्स रेट? 25। 1 माइनस 0.25, यानी कितना आएगा? बोलो। 4.896, बराबर है क्या? 0.25. फिर कितना? 0.25 tax rate. 0., सॉरी सॉरी, ए माय मिस्टेक रे, 0.25 रे। हाँ, 4.59, बराबर है। ये लॉस हो गया, ठीक है। इसको नेगेटिव में लिख लेते ताकि इजी पड़े, ठीक है। उसके बाद एडिशनल जो आपने कैश लाई, अब एडिशनल कितनी कैश लाई पहले वो डिसाइड करो। आपको पे कितनी करनी थी? एडिशनल कैश, एक मिनट, पे कितनी करनी है आपको? इधर है ना 412, उसमें से आपने खुद की जेब में से कितनी लाई? 102, बराबर है। यानी बचा हुआ कितना है भाई? बोलो। 310.5। 320. कितने परसेंट ब्याज पे करके लाना पड़ेगा? बोलो। बराबर है क्या दोस्तों? देख लो। यानी कितनी एडिशनल कैश पे ब्याज है? कितना है? और ये बहुत ज्यादा है क्या? बोलो। सही है क्या? सही बोल रहा हूँ क्या? बोलो। कोई टेंशन? बोलो। 20.99 समथिंग मिलियन। चलो, यानी आपका एक्सपेक्टेड ईएसएच कितना होगा दोस्तों, बता सकते हैं? क्या होता है यहां से 93 में 8 जुड़ेगा और ये माइनस हो के 75.45 कुछ आएगा क्या? बोलो। बोलो बोलो। ईएसएच आ गया, एक्सपेक्टेड ईएसएच। इधर ये लगा देते क्या? इधर कुछ करने का जरूरत है क्या? बोलो। ऊपर कुछ करने का जरूरत है? करने का तो कर सकते, पी रेशियो लगा दो। पी रेशियो ऑफ कंबाइंड कंपनी लगा दो। कितना है पी रेशियो ऑफ कंबाइंड कंपनी? 13.2, बराबर है। यानी वैल्यू ऑफ कंबाइंड कंपनी कितना था? बोलो। दिस इंटू दिस कितना है? 995। और ये लॉस होता क्या इधर?
और डेंजर है, लॉस होता है इधर तो, राइट। इधर ये करना ही नहीं है परचेस कैंसिलेशन, ठीक है, जरूरत ही नहीं है, ठीक है। वैल्यू ऑफ कंबाइंड कंपनी, बट एक मिनट, इधर EASH के नीचे तुरंत अगर नंबर ऑफ शेयर लगा देता 200, बराबर है, तो EPS निकल जाता क्या? EPS आफ्टर मर्जर कितना निकलता? दिस डिवाइड बाय दिस, कितना? बोलो भाई, EPS कितना निकल के आता? 0.37। EPS बिफोर मर्जर कितना है? बोलो, बोलते क्या? 0.30, बराबर है क्या दोस्तों? 0.37 या 38 आता है ना कुछ तो, 0.38 है, 0.30। फिर गियरिंग पे चलते क्या? इधर तो 200 ही शेयर्स है, और सर लेकिन वैल्यू पर शेयर आफ्टर मर्जर मालूम है क्या? उसके लिए तो ऊपर करना पड़ेगा। चलो कर दो, टोटल वैल्यू, ठीक है। टोटल वैल्यू कितनी है इसकी? तो 412। और कंबाइंड वैल्यू कितनी है? निकालनी तो पड़ेगी कंबाइंड वैल्यू, कंबाइंड वैल्यू ऑफ कंपनी कितनी आएंगी? बोलो। पी रेशियो यानी ये 75 इंटू पी रेशियो कितना है? 13.2 है ना रे, हाँ 13.2, बराबर है। यानी कंबाइंड वैल्यू कितनी है कंपनी की? कुछ 99 समथिंग, 995। और शेयर कितने? इधर 0 शेयर है, इधर 200 शेयर है, दिस प्लस दिस, यानी वैल्यू कितनी है पर शेयर? दिस डिवाइडेड बाय दिस, 4.97 पर शेयर है, वही इधर आ जाएगी। यानी इसकी वैल्यू कितनी निकल जाएंगी? दिस इनटू दिस, बराबर है क्या? देख लो, ऐसा चलेगा क्या? अरे इधर कुछ अंदर नहीं करते होगा। 4.97 की वैल्यू आएंगी क्या? यस, लगा लो इधर 4.97, पुराना 3.96, यानी कितना? 33.91 जा रहा क्या? यानी ऑलमोस्ट 34% हो रहा क्या? और इधर तो 45% बता रहा क्या? रुको, हाँ रुको रुको रुको, नहीं 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 नहीं, सॉरी। इधर डेट बढ़ेगा क्या? डेट कितने से बढ़ेगा बताओ मेरे को? आपने कितना डेट लिया इधर? एडिशनल कैश जो लाया वो डेट बोल के लाया क्या? कितना लाया? 310.5, वो भी जोड़ना पड़ेगा ना इधर, प्लस 310.5, आ रहा है क्या 45? बोलो। ये हाथ से लिखा, ये ऊपर का वैल्यू दे देता 4 पॉइंट समथिंग समथिंग जो भी है, 97 वगैरह, तो बराबर 45.17% आता है क्या? क्या वो, चलो इजी है। आपने सोचा होता थोड़ा तो हो जाता क्या? बोलो, थोड़ा सोचा होता तो हो जाता क्या? सिर्फ क्या आपको EPS और गियरिंग रेशो कैलकुलेट करना था? हो गया क्या? सब मैच हो रहा क्या? देखो जरा एक बार। सर, एक बार ये लास्ट वाला स्टेप जो आपने करा वापस बताना। क्या बताओ? बोलो। ये आपने इसमें बेटा डेट बढ़ जाएगा ना, 285 किसका? एग्जिस्टिंग मेलप्लैश का, हम्म 225 पाइमोर का, और ये इधर एडिशनल जो आपने कैश लिया है, ये यस सर। कितना? 310 लिया ना, और ये भी क्या लोन लिया क्या बेटा? देखो जरा, यस। लोन नहीं लिया ना, बराबर है। देखो, ये रहा आंसर भाई लोग। सबसे पहले आपको क्या लेना पड़ेगा? कैश अवेलेबल 102, 311 बाहर से लाना पड़ता क्या? बराबर है क्या? क्यों बाउंसर जाएगा? बाउंसर क्यों जाएगा? आपको EPS कैलकुलेट करना है। देखो अब, ए भाई, बोलो पूर्वी, ऐसा, वुड यू बी ओके डूइंग सम काइंड ऑफ व्हाट maneuver अराउंड इफ दिस इज आस्क्ड? हैव यू डन इम्पैक्ट ऑन गियरिंग, इम्पैक्ट ऑन EPS इन व्हाट? टेल मी। वहां पे कहां पे रे? तुम्हारा क्या था रे, रिकंस्ट्रक्शन में किया था क्या रे बेटा? कैश लोन रिक्वायर्ड ऑफ कितना? 412.5 माइनस कितना? 102, that is 310.9. Hey, have we done this kind of question in reconstruction? मे बी आपका शेयर फॉर शेयर गलत गया क्या? बोलो। कैश में अगर आप शांति से सोचते, नॉन करंट एसेट की जैसे कैश को लेते और उसका जो इंटरेस्ट पे करना एक्स्ट्रा वगैरह वो माइनस करते, तो काम हो जाता क्या? थोड़ा सा शायद, क्या होता? सच में बाउंसर गया क्या? बोलो। कुछ भी नहीं समझ में आया, या कुछ तो वर्किंग करके आए आप? बोलो, बोल दे क्या जरा, कुछ तो बोलो।
या नहीं? कुछ नहीं किया। अब नीचे क्या पूछा रे? एक्विजिशन क्या है? Acquisition was to take place, discuss the concern, EPS, gearing level and control of Melplash company. ये कर सकते हैं क्या आप? बोलो। 7 मार्क का डिस्कशन है। ईपीएस क्या हो रहा है? फॉल हो रहा है, राइज हो रहा है, और किस वजह से हो रहा है? जरा देखते क्या? एक मिनट इधर 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 डिस्कस करते क्या? इधर ईपीएस को क्या हो रहा है? हाँ, एक मिनट, इधर फाइनेंस लाना पड़ रहा है क्या? बोलो। इधर फाइनेंस लाना पड़ रहा है या नहीं लाना पड़ रहा है? नो सर। शेयर फॉर शेयर। बट एक मिनट, पहले जिसके 200 शेयर थे अब 300 शेयर हो गए, यानी एग्जिस्टिंग जिसके मेलप्लैश कंपनी में शेयर थे उसकी क्या हो गई? लूजिंग। होल्डिंग, शेयर होल्डिंग कम हो गया क्या? जो पहले 100% था अब वो 66.67% पे आ गया क्या? बोलो। नए शेयर होल्डर आने की वजह से। बोलो। अब जो पहले इसमें लिखा था आ जाओ जरा। Melplash company board believes that the investor will be concerned about future EPS if the acquisition goes ahead and how earnings per share. एक मिनट, रुको। Both companies are listed नहीं, इधर ही। The Tulham brothers, two possible scenarios. They would be sensitive about any increase in the gearing. भाई कैश में तो gearing बहुत ऊपर जाएगा, right? And for control of the company, the Tulham brothers have discussed क्या है between themselves the possible terms of an offer for Melplash company. They have decided that they would consider accepting a share offer provided they were promised executive directorship and combined companies board with a package at least equivalent. वो छोड़ो, ये इधर both companies are listed, ठीक है, and small institutional investor with no shareholding over 12% of the shares in the company. 45 are owned by brothers Peter and Patrick Tullam, who are respectively chief executive. अब इनका 45% का शेयर, पहले 200 में से कितने शेयर थे उनके? बोलो। 45% थे अगर तो कितने? 90 मिलियन शेयर थे। पहले 90 मिलियन को 45% था। आफ्टर टेकिंग अ शेयर फॉर शेयर कंसिडरेशन 90/300, बोलो कितना होगा उनका शेयर होल्डिंग? बोलो। 30%। खुश होंगे क्या वो? बोलो। खुश होंगे क्या? बोलो बोलो भाई, खुश होंगे? अरे 45% था पहले, अब 30% शेयर होल्डिंग हो गया। प्लस क्या हुआ? बट ईपीएस ऊपर गया। ईपीएस ऊपर गया। ईपीएस क्यों ऊपर गया रे? बोलो। इज इट बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ शेयर्स और इज इट बिकॉज ऑफ क्या? द सिनर्जीज। बोलो। सिनर्जी। सिनर्जी की वजह से ईपीएस ऊपर गया है, बराबर है क्या? फिर 26.27, 26.46 से 27.69 पे जा रहा है। इज इट अ वेरी बिग जंप इन गियरिंग या गियरिंग का जंप ओके? बोलो। विद इन लिमिट्स है क्या? यस। यानी एक एक पॉइंट, 7 मार्क है ना, इस पे एक पॉइंट, इस पे एक पॉइंट, इस पे एक पॉइंट। फिर पार्ट 2 में चलो। पार्ट 2 में, अरे पार्ट 2 तो लय डेंजर है क्या? पार्ट 2 में आपको कैश लोन बाहर से लाना पड़ता क्या? कितना? 310.9, बराबर है क्या? देख लो। फिर उसमें मार्केट प्राइस ऑफ द कंपनी ऊपर गया, ईपीएस भी ऊपर गया। इधर ईपीएस क्यों ऊपर गया रे? मेरे को बोलो। ईपीएस किस वजह से ऊपर गया? शेयर्स नंबर ऑफ कम। शेयर। हाँ, शेयर्स 200 ही है, इसीलिए ईपीएस ऊपर गया, बराबर है क्या? कैश कंसिडरेशन होने की वजह से। बट क्या ये ट्रू पिक्चर ऑफ द कंपनी है? शायद नहीं। क्या मार्केट प्राइस भी ऊपर गया लास्ट टाइम से? देखो जरा। पहले मार्केट प्राइस, इधर कैश में मार्केट प्राइस कितना गया? 4.44, सॉरी शेयर में, और कैश में कितना गया? 4.97। और सर ऐसा कैसे हुआ? अरे वो तो किस वजह से ऊपर गया है बताओ मेरे को? कैश पेमेंट किया इसलिए, बराबर क्या? अरे लेकिन ये क्या है? गियरिंग अलाउ होगा क्या? खुश होंगे क्या इक्विटी शेयर होल्डर अगर गियरिंग इतना हुआ तो? नहीं। क्या वैल्यू ऑफ द कंपनी राइज हो रही कैश में, अरे या गिर रही है? पहले इंडिविजुअल वैल्यूज कंपनी की कितनी थी, ओल्ड वैल्यू दोनों की मिला के? 1115। अब आफ्टर मर्जर क्या हो रहा है? अगर आप देखने जाओ तो इनको तो बेचारे को 792 जिसका ओल्ड वैल्यू था उसका कितना हो गया टोटल वैल्यू आफ्टर मर्जर? बोलो। 583.4565। विल दे बी हैप्पी? मेलप्लैश कंपनी शेयर होल्डर्स मार के भेजेंगे घर के बाहर, फटके लगाएंगे, बराबर है क्या दोस्तों? फुल फटके, बराबर है क्या? ये सब उस 7 मार्क में लिखना है क्या? ये रहा। ए बाबा, रेगुलेटरी एंड गवर्नेंस, मैं तो ये बोलने भी वाला नहीं हूं। रेगुलेटरी एंड गवर्नेंस कंसर्न रिलेटिंग टू प्रोमिसेस रिक्वायर्ड बाय पीटर एंड पैट्रिक टुलैम।
आप ऐसे रेगुलेटरी में अपन ने बात की है, ऐसा हो सकता है क्या कि इन लोगों को ही हम क्या ऐसे आप टर्म्स रख सकते क्या, हमको ही फाइनेंशियल मैनेजर रखो, ये रखो, बोलो। और बाकी क्या रेगुलेटरी भी आपको बात करनी पड़ेगी क्या, रेगुलेटरी एंड गवर्नेंस टर्म्स। एक थियोरी क्वेश्चन है बच्चों, दिया है क्या, मैंने दिया है, बात की है क्या उसके बारे में, 100% की है, बोलो। लिख सकते हैं आप वो थियोरी क्वेश्चन, लिख सकते हैं भाई। चलो अगले क्वेश्चन पे चलो, क्वेश्चन नंबर 1, चलते क्या 1 में, 1 1 चलते क्या, 1 का क्वेश्चन, सैंपल आंसर, इधर क्वेश्चन दिखता क्या रे, एग्जिबिट्स दिखता ना, आ जाओ जरा, क्वेश्चन क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन दिख रहा क्या आपको, इसमें प्रॉब्लम हुआ क्या आपको, या इजी था ये, बोलो भाई। इजी था सर। इजी था, तो इसका थियरी क्वेश्चन डिस्कस करने का तुमको, यस सर। मेरे को बोलो आप सच में नहीं कर पाते क्या ये एग्जाम में, मतलब मैं पूछ रहा हूं, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ता, बट हो जाता क्या एट द एंड ऑफ द डे, या नहीं होता, कैश वाला थोड़ा टिपिकल पड़ रहा था। थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता, बट हाँ। ऐसा होगा ही नहीं, ऐसा था क्या, नो सर। हो जाता, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता। बट आप मेरे को बोलो शेयर वाला तो आप पूरा करके आते बराबर, कैश वाले में एक आधा स्टेप गलत जाता, एक आध या 2 मार्क जाते ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा कुछ होता क्या। हाँ, और ये भी पूछा इधर, ये किया है क्या हमने, क्या है ये तुम्हारा, ये इधर इन्वेस्टमेंट, ये क्या है अदर इन्वेस्टमेंट, ये किया है अपन ने, किया है कि नहीं किया है, क्या दिख रहा है रे ये, सिंगल पीरियड कैपिटल रैशनिंग है, मल्टी पीरियड कैपिटल रैशनिंग है दोस्तों। मल्टी पीरियड। और इसका मैं बगैर देखे बोलता रिक्वायरमेंट में रहेगा, क्या करो बोलो, क्या है, प्रोसेस एंड द प्रॉब्लम इनकॉर्पोरेटिंग प्रोजेक्ट रिस्क इनटू द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, रुको रुको इधर, लिमिटेशन ऑफ यूजिंग सेंसिटिविटी एनालिसिस एज अ बेसिस फॉर डिसाइडिंग वेदर टू इन्वेस्ट, नहीं नहीं नहीं, लीनियर प्रोग्रामिंग, बराबर है क्या, देखो, मल्टी पीरियड कैपिटल रैशनिंग, बराबर है क्या, बट इधर तो लिमिटेशन, इसके भी लिमिटेशन पूछे क्या, सेंसिटिविटी के भी, सेंसिटिविटी का लिमिटेशन क्या है दोस्तों, बोलो। एक वेरिएबल को एक ही चेंज। वेरिएबल चेंज होता है, हाँ ये देखो परसेंटेज चेंज, ये किया है क्या हमने, टू हैव जीरो एनपीवी, परसेंटेज चेंज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड फॉर द इन्वेस्टमेंट टू हैव अ जीरो नेट प्रेजेंट वैल्यू, इवैल्यूएट वेदर कैलकुलेशन 1 इज, हाँ, सर ये इन्वेस्टमेंट वाला नहीं आया था आंसर। कौन सा था, परसेंटेज चेंज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, यानी आपको 0 ईयर का जो इन्वेस्टमेंट है ना उसको करना है, सर उसमें आई। टैक्स को कैसे इंक्लूड कर। कौन सा, इन्वेस्टमेंट पे टैक्स थोड़ी लगता मैडम, इन्वेस्टमेंट पे टैक्स लगता है क्या, इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे सर लगता है उन्होंने टैक्स, इन्वेस्टमेंट के अलावा भी और ले रखे एक्सपेंसेस। क्या किया, आ जाओ जरा आंसर 1, हाँ तो वो इसमें वर्किंग कैपिटल है क्या, वर्किंग कैपिटल है, बस वर्किंग कैपिटल नहीं लिया है उन्होंने। उन्होंने फिर डिप्रिस इन्वेस्टमेंट में मेरे को पढ़ने दो, मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, मेरे को देखने दो क्या है, चल भाई जल्दी, मतलब ऑल एंड ऑल पेपर इजी था रे, अरे क्या हो रहा है यार, क्यों लोड नहीं हो रहा है, कुछ लपड़ा है क्या, हम्म, 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 हाँ, Cosmos company manufacturer of food flavored drinks. Cosmos company continually investing in initial. Okay, Cosmos company is currently considering a major strategic development to invest for the first time in food manufacturing. The proposal is for start manufacturing ice creams. Okay, यानी अलग बिजनेस में जा रहा है, ठीक है। The selling price still directors suggested, some directors queried. हाँ क्या बोल रहा है, प्राइस शुड बी इंक्रीज रेगुलरली बट दैट लोअर इनिशियल प्राइस may have to be set to establish in the market, ठीक है, some directors have queried,
right? How the assessment of the risk of the investment is reflected in the cost of capital and the operational cost figures in the investment appraisal and customer company's finance director wants to respond their concerns. ठीक है, मेरे को क्या है, मेरे को तो कैश फ्लो चाहिए। हाँ, आ जाओ। The project should be assessed using a 4-year time horizon, revenue, price of ठीक है, revenue है, quantities है, फिर क्या, annual inflation, ठीक है, the ice cream will require forecast investment, हाँ, of 16 million. Tax allowable depreciation is available on facilities at 25% per year on straight line basis with a balancing allowance or charge available at the end of the 4 year, हाँ, to have original investment of 10%. The working capital required at the start of the first year will be 12%. ये है ना रे वर्किंग कैपिटल, ये भी इंक्लूड क्या होगा? जो 0 ईयर में वर्किंग कैपिटल लगता ना, वो भी इंक्लूड क्या होगा? वो लिया आपने वर्किंग कैपिटल? मैं पूछा आपको वर्किंग कैपिटल है क्या नहीं? देख लेते हैं आंसर में, आ जाओ। आंसर 2 था ना, या आंसर 1 था? सैंपल आंसर में चलो। हम्म, अरे यार कुछ अजीब है भाई ये। ओके, रुक जाओ जरा, ये हाइड होता क्या? ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इनकॉर्पोरेटिंग रिस्क नहीं, रुक जाओ, किधर कह रहे सेंसिटिविटी एनालिसिस, हाँ, रेवेन्यू, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, इंटू 0.75 द इम्पैक्ट वैल्यू। उन्होंने उसके ऊपर के डेप्रिसिएशन को भी लिया है सेंसिटिविटी में, बराबर है ना? अगर आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट कम किया तो टैक्स अलाउबल डेप्रिसिएशन भी चेंज होगा। हाँ, ये हमने नहीं किया, दैट आई एक्सेप्ट। कितना है? 7.5% आएगा। लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल assumes that all projects are divisible to any level। अरे यार ये क्या है? हम्म, 1 पॉइंट, ये क्या है? 1.6 मिलियन। ये उन्होंने डेप्रिसिएशन को भी लिया है बेटा, उन्होंने कैलकुलेशन क्यों नहीं किया यार? कंक्लूजन, वर्किंग, वर्किंग कैपिटल, डिस्काउंट रेट, 16 मिलियन नेगेटिव, फिर 400,000, 4 मिलियन टू 0.25 प्लस, उन्होंने डेप्रिसिएशन पे भी लिया है भाई, डेप्रिसिएशन पे देख लो भाई। ये क्यों दिख नहीं रहा इधर ऐसे? ऐसा प्रॉब्लम है क्या इसमें? दिखता नहीं क्या है? या मैंने कुछ लफड़ा किया है? हाँ, इन्वेस्टमेंट करंटली, ठीक है, एक काम करो, आप मेरे को ये भेजो, मैं आपको एक इसका वॉइस नोट बना के भेजता हूँ। नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट करंटली, पहला तो 16 मिलियन नेगेटिव, ये 4 मिलियन यानी फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन, ठीक है, ये 2.4 यानी सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन, 1.6 यानी थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन, बराबर है? हाँ, उसने डेप्रिसिएशन लिए, तीनों साल के, तीनों साल के डेप्रिसिएशन लिए, बराबर है ना? देख लो जरा एक बार, डेप्रिसिएशन निकाला क्या तुमने? मेरे को बताओ। 4 million depreciation है और 2.4 million balancing allowance है। बैलेंसिंग लास्ट ईयर का ना? यस सर। कितने साल का प्रोजेक्ट है? 4 साल का है, और ये 1.6 मिलियन, ये वन स्क्रैप। पॉइंट सिक्स मिलियन स्क्रैप वैल्यू है, तो उसने 2 साल के डेप्रिसिएशन और स्क्रैप वैल्यू पे लिया हुआ है, बराबर? 2 साल का ही ये है। नहीं, सिर्फ 3 साल में। हाँ वही तो, 3 साल का है। तो बट थर्ड ईयर बैलेंसिंग चार्ज या बैलेंसिंग अलाउंस है, और 2 ईयर डेप्रिसिएशन के है ना, बराबर है ना?
सर मैंने ये आंसर देख के कैलकुलेशन किया, तब भी वो कैलकुलेशन करेक्ट नहीं आया। रुको ना, मैं करता ना, आ जाओ। सर वो आ जाओ। एन्युटी फैक्टर है क्या 3 साल का? क्या बोले? 3 साल का एन्युटी फैक्टर है क्या? नहीं, एनुटी फैक्टर नहीं है, बताता ना मैं आपको। आ जाओ। मेरे को खाली आप एनपीवी बता देना, ठीक है? पहले जो एनपीवी आया ना आपका, वो बता देना। 924 कुछ आया ना एनपीवी? एनपीवी है ना आपके पास? एनपीवी है क्या भाई लोग? मैं बताता आपको, आ जाओ। हम्म। हम्म। सबसे पहले चलो इसमें डेप्रिसिएशन करते क्या? स्ट्रेट लाइन में सीधे ना। ठीक है। चलो सबसे पहले 0, 1, 2, 3 बराबर है। तो 1 में कितना? 16 मिलियन। ठीक है। उसका डेप्रिसिएशन कितना आएगा बताओ मेरे को। 16 मिलियन बराबर है ना रे? एक और जीरो लगेगा, हाँ। बोलो डेप्रिसिएशन कितना है? 25% ऑन दिस 16 मिलियन। यानी पहले साल में कितना होगा? 4 मिलियन। दूसरे साल में कितना होगा? 4 मिलियन ही होगा, ये अलग होगा? बोलो। फोर। एवरी ईयर कितना होगा? 4 मिलियन ही होगा ना? 4 मिलियन ही और थर्ड ईयर कितना होगा? बोलो। ये देखो, ये 12 मिलियन लग जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 8 मिलियन लग जाएगा ना। उसमें सेल कितने में हुआ? 10%, यानी 1.6 मिलियन पे। सॉरी, सेल हुआ ना, तो स्क्रैप वैल्यू आ जाएंगी इधर। स्क्रैप वैल्यू कितनी वो आएंगी सर बताओ मेरे को। 4th ईयर के एंड में सर। फोर्थ ईयर, थर्ड ईयर? 4th ईयर। सर फोर्थ ईयर फोर्थ है। ईयर। तो 4 मिलियन एक और बार आएगा, बराबर है। और फोर्थ ईयर में कितना आएगा बेटा? ये 4 मिलियन ओपनिंग आएगा, सेल हुआ 1.6 मिलियन पे। नहीं, 1.6 इधर ऊपर आएगा, यानी लास्ट ईयर में कितना है बेटा? 2.4 मिलियन। 1.6 ये है, ठीक है। ओके। अब ये आ गया डेप्रिसिएशन। इस पे निकालो टीएस ऑन टीएडी कितना आएगा। 400,000 पे कितना है? टैक्स रेट कितना है बाबा? टैक्स रेट इधर दिया होगा ना, 25%। 25%। यानी 100,000, सॉरी 1 मिलियन। 1 मिलियन। 1 मिलियन। और ये कितना है भाई इसका? 25%, 2.4 मिलियन का 600,000। कितना? 600,000। हाँ सॉरी। सिक्स हंड्रेड हाँ। थाउजेंड बराबर है। और आपको ये भी मिली ना 1.6 मिलियन की स्क्रैप वैल्यू, इसको भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो अब मैं लेता हूं उसके कैश फ्लो जो अपने को रिक्वायर्ड है। ओपनिंग बैलेंस यानी आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट 16 मिलियन। फिर टीएस ऑन टीएडी कितना? 1,1,1,1,1 मिलियन। 1 मिलियन। 1 मिलियन। 1 मिलियन और 1 मिलियन, बराबर है। और एंड में क्या मिला आपको? बोलो। स्क्रैप वैल्यू, नहीं नहीं, एंड में 600,000 है ना? 600,000, बराबर है। और एंड में कितना मिला? 240,000, बराबर है। ये नेगेटिव, बाकी सारे पॉजिटिव। निकालो इसका सबका। 16 मिलियन। 1 मिलियन। 1 मिलियन सबका प्रेजेंट वैल्यू निकालो। टीएस ऑन टीएडी भी लेना पड़ता, और ये हो जाएगा 300,000। 242.4 मिलियन और 600,000, यानी 300,000। निकालो कितना था। ये नेगेटिव और ये सारे पॉजिटिव। डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या है? डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या है दोस्तों? करंट रिस्क फ्री रेट क्या निकाला आपने डिस्काउंटिंग फैक्टर? 13%। हाँ, 13%। 13। तो निकालो 1। 0 पॉइंट कितना आएगा? 0 पॉइंट कितना आएगा? 0 पॉइंट। ये आपको डायरेक्ट एनपीवी से निकालना, तो एनपीवी निकालो, मेरे को ये पड़ा नेगेटिव आएगा एनपीवी। कितना नेगेटिव आता है वो बताओ। कितना नेगेटिव आता?
बोलो, एक्सेल में लगा लो कितना आता नेगेटिव। बोलो कितना एनपीवी या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ व्हाट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट यानी टीएस ऑन टीएडी भी लेना पड़ेगा और स्क्रैप वैल्यू भी लेना पड़ेगा। ये 240,000 है, बराबर है 240,000। 240,000 बराबर है क्या, और 600,000, ये 2.4 मिलियन है, सॉरी एक और जीरो लगेगा ना। एक करो ना जल्दी, क्या आ रहा है? सर माइनस में आंसर आ रहा है, हाँ माइनस में ही आंसर आएगा मैडम, कितना है? -6.02। 6.02 मिलियन डॉलर, इतना कम आ रहा है। सर आपने यहाँ अभी पे ये लिखते जीरो हैं और बढ़ाया, एक सेकंड रुको। 3 मिलियन है ना ये, हाँ मैंने 3 मिलियन ही लिया है। 3 मिलियन तो बराबर है। देखो जरा आंसर इधर का, देखो ना कितना आ रहा है उसका। नहीं नहीं, उसका 12.29 मिलियन आ रहा है, रुको। -6 × 4 मिलियन इंटू 0.25 बराबर है ना अपना, 1 मिलियन इंटू 2.361, 3 साल 2.4 बराबर निकाला अपन ने। 2.4 और 1.6, ये 1.6 कहाँ से आया? ये वन पॉइंट, अरे 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 अरे, सॉरी सॉरी सॉरी, माय बैड। स्क्रैप वैल्यू कितना है, सॉरी, तो ये कितना आएगा भाई, बोलो, सॉरी, ये कितना है रे, ये 600,000 है क्या रे? ये बोलो, ये डेप्रिसिएशन लास्ट ईयर का, ये कितना है? 240,000, सॉरी माय मिस्टेक। कितना आता है फिर ये पॉजिटिव, बोलो। एक मिनट रुको रे, आराम से। टीएस ऑन टीएडी, ये 240 का 25% निकालो, कितना आता? 2.4 मिलियन का 600,000 बराबर था क्या? ये 1.6 मिलियन था, गलती से मैंने 2.4 मिलियन लिख दिया, बोलो ये कितना आएगा? टू, अब देखो जरा, अब कितना आता? -12.29। तो आया ना, 12.29 ही है ना इधर, 12.29 मिलियन दिख रहा है क्या आपको? 12.29 है ना बेटा, यानी एक नोट लिखा देता, आ जाओ जरा नोट लिख लो। इधर तो बेसिक एनपीवी में जिधर किधर अपन ने सेंसिटिविटी किया है, सेंसिटिविटी एनालिसिस किधर है? सेंसिटिविटी दिख रहा है क्या तुमको? किधर गया रे सेंसिटिविटी, दिख रहा है तुमको क्या यार? इतना सारा फॉरेन एनपीवी है, ये सब है, बट पूछता क्या है, बोलो, लिखो सेंसिटिविटी एनालिसिस, राइट। मैं पहले वो सब कराता था, वो पूछता नहीं था वो, अब वो सब उस पे जा रहा है। सेंसिटिविटी एनालिसिस ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट, राइट, कैश फ्लोस टू कवर इन सेंसिटिविटी ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट। फिर क्या है? टीएस ऑन टीएडी और स्क्रैप वैल्यू, इसका नेट कैश फ्लो लेने का
ठीक है, और फिर इसका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऐसे निकलेगा। जो भी आएगा नेगेटिव में जाएगा, फिर इसको लगाने का एनपीवी, एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट। ठीक है क्या दोस्तों, आ गया क्या? कोई टेंशन? बोलो। चलो आगे फिर, ये लिख लो नोट। ठीक है क्या? अच्छा, और कुछ बचा है भाई? ओके, कोई टेंशन। चलो आगे। सर हम्म सर मुझे सिनर्जी में थोड़ी दिक्कत आती है कि सिनर्जी कौन सी परचेज कंसिडरेशन वाली और कौन सी कोई ना, अर्निंग मैं बोला ना सिनर्जी जहाँ आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स वगैरह दी रहेंगी तो वो कौन सी होंगी? अर्निंग्स। अर्निंग्स, बराबर है। और वही हाँ मैं बोलूँ कि सिनर्जी वैल्यू में, यानी इससे टोटल कंबाइंड वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ेगी, वो कौन सी सिनर्जी हो गई? सर, पर क्वेश्चन में क्या आएगा? क्वेश्चन में तो दोनों में से कुछ भी आ सकता ना। नहीं, मतलब क्या लिखा हुआ आएगा इन शॉर्ट? Synergy in value, when two companies come together it will lead to a synergy in value. Generally synergy in value word यूज करते हैं वो लोग। ओके सर। ठीक है। सर हाँ, सर इनिशियल इन्वेस्टमेंट का सेंसिटिविटी हमेशा ऐसे ही करना है? ऐसे ही करना है, अब ये फ्राइडे तक ऐसे ही करना है। इसके पहले पोर्शन में नहीं था वो टैक्स, टीएस ऑन टीएडी अब नया डाला उसने। पहले मैं पढ़ा था टीएस ऑन टीएडी, एक दो बार मैंने पढ़ाया, बट वो बैक नहीं कर रहा था उसको। बट अब स्टडी अप पे शायद उसने मेरे हिसाब से चेंज नहीं किया अभी तक, बट ऐसा ही है भाई। क्योंकि आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट चेंज करोगे तो टीएस ऑन टीएडी पे भी इंपैक्ट आएगा क्या, बताओ मेरे को। तो लॉजिकली वो कैश फ्लो को भी वो कवर कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। और कुछ है इसमें डाउट तुमको, ये वाले इसमें बाबा? बोलो। वैसे इजी था रे क्वेश्चन, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। मतलब ऑल एंड ऑल आप अच्छे से 80-85 मार्क्स का सॉल्व कर पाते हैं, या 80 में से बोलो तो 65 से 70 का अच्छे से सॉल्व कर पाते क्या? इजी था वैसे, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ता है एग्जाम में, लेकिन बाकी तो काफी कुछ सिमिलर फ्रॉम द बुक आया था क्या? चलो, चलो बता देता, आ जाओ, आ जाओ। फाइनल आपको पेपर भी कैसा हैंडल करना वो भी बता देता, आ जाओ। मेरा क्या प्रिडिक्शन भी बता देता, ठीक है। मेरे को जो समझ में आता, आप कभी भी एएफएम को जाएंगे, मैं तो होता तो सेक्शन ए है, सेक्शन बी है दोस्तों। दो सेक्शन है आपके एग्जाम में, राइट? सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए 50 मार्क, रिपोर्ट विपोर्ट सब कुछ। ये मैंने ये बोला क्या आपको, या नहीं बोला? दो क्वेश्चन, मैंने शायद एटीएक्स को बोला, मेरे को वो याद है। दो क्वेश्चन, 25-25। मेरे को सच में बोलो, आप कौन सा क्वेश्चन पहले सॉल्व करोगे? ए का पहले करना चाहिए या बी का पहले करना चाहिए लॉजिकली? देखो मेरे को समझ में आता है इधर 40 मार्क है, देखो मैं 25-25-50 लिख रहा, इधर 40 का क्वेश्चन है, बराबर है ना? और 10 क्या है बोलो? इधर 20 का क्वेश्चन है, इधर 20 का क्वेश्चन है। मैं अगर होता, मैं ठीक है, मैं सबसे पहले क्या करता, सेक्शन बी में से वो क्वेश्चन उठाता जो मेरे को श्योर शॉट आता है।
नहीं कुछ भी रहने दो मैडम, सेक्शन है, ठीक है। सेक्शन है आपको थोड़ा सा उल्टा पुल्टा, ऊपर नीचे, आगे पीछे वैसा दिखने वाला, लफड़े वाला। मेरे हिसाब से अगर सेक्शन बी में जाना, मैंने सेक्शन बी में सबसे पहले देखना क्या रिस्क मैनेजमेंट सेक्शन बी में आया है, क्या देखना, क्या देखेंगे बोलो, रिस्क मैनेजमेंट सेक्शन बी में आया है क्या? सबसे पहले मैं रिस्क मैनेजमेंट निपटाऊंगा सेक्शन बी का, बराबर बोल रहा हूं ना एवरीबॉडी? अभी जो किया अपन ने रिस्क मैनेजमेंट, चाहे वो इंटरेस्ट रेट रिस्क हो, चाहे वो क्या हो, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क हो, बराबर है क्या? दोनों में से कोई भी हो, मैं तो क्या आंसर करूंगा, पहले वही आंसर करूंगा। ओके है क्या? देख लो। फिर मैं क्या आंसर करूंगा बोलो। सबसे पहले इसका एक क्वेश्चन, उसमें मैं क्या करूंगा, पहले इसका प्रैक्टिकल पार्ट करूंगा। क्या करूंगा? इसका प्रैक्टिकल पार्ट करूंगा, बराबर है। चलो 20 में से भी मैं आपको ब्रेकअप देता ना, ठीक है। हाँ पहले मेरे को ये बताओ, पर मार्क अपने पास 80 मार्क्स है और 180 मिनट्स है, बराबर है। यानी पर मार्क कितने मिनट है, इन्हें उल्टा करना पड़ेगा ना, 180 डिवाइडेड बाई 80 कितने है भाई, कितना है पर मार्क, कितने मिनट है पर मार्क, कितने मिनट है, दो, ढाई, कितना है 2.25 लगता है मेरे को, 2.25 मिनट्स लगते हैं ना यस सर। एक मार्क के लिए, ठीक है। यानी अगर मैं कंसिडर करूं भाई लोग कि इसमें 12 मार्क या 13 मार्क सॉल्विंग आ रहा, 12 to 13 मार्क्स सॉल्विंग आ रहा, इनटू अगर 2 मिनट्स भी लगाओ तो पहले 25 मिनट इसको लगनी मांगती, इसके सॉल्विंग को, जो भी आप दोनों में से एक उठाओ, बराबर है। फिर इसका 12-13 मार्क का जो क्वेश्चन होगा, बराबर है, इसको मैं करूंगा, और इधर भी 25 ने मैं 30 मिनट लगा लेता हूं, यानी आपका ऑलमोस्ट कितना हो गया, 1 आवर हो गया। फिर मैं क्या करूंगा, इधर से जो मेरे को थियरी आ रही ना 7 to 8 मार्क्स की इधर, और इधर 7 to 8 मार्क्स की, जो मैं क्लियर लिख सकता, दोनों में से एक, जो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं, क्या हूं, बहुत कॉन्फिडेंट हूं, वो कर लूंगा। शायद इसको और 15 मिनट जाएंगे, या 10 से 15 मिनट, 10 से 12 मिनट बोल देता, बराबर है। ओके। दूसरी थ्योरी अगर मेरे को आ ही नहीं रही है, आ रही है तो मैं यहीं पे कंप्लीट कर लूंगा, जो भी 4 पॉइंट, सर 4 मार्क 4 पॉइंट, 7 मार्क 7 पॉइंट, बराबर है क्या? आ रही है तो मैं दोनों कंप्लीट करूंगा, और 1.5 आर के मार्क पे कहां सर, पहुंच जाऊंगा? हाँ सर बेनिफिट एडवांटेज ऐसे पॉइंट्स में डाल सकते हैं ना, हाँ डाल सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर रिपोर्ट में भी आए तब भी? हाँ हाँ हाँ, ठीक नो टेंशन, डाल देना, ठीक है। फिर इधर के 40 मार्क के क्वेश्चन में करीबन 20 से लेके 25 मार्क प्रैक्टिकल है, मैं ये पहले लिखूंगा या ये सॉल्व करूंगा। फिर इसको मेरे को लगेंगे कम से कम, मेरे को इसको लगेगा 45 से लेके 55 मिनट्स, कितने लगेंगे, कितने बचे भाई अभी, इसको 45, इसको 45 यानी 1.5 घंटा हो गया, इसको 1 आवर, 2.5 आवर्स, राइट। और फिर आपके पास हाफ एन आवर है टू राइट द रिपोर्ट। हाफ एन आवर इनफ है क्या रिपोर्ट लिखने के लिए, बोलो? ये जो सारा प्रैक्टिकल पार्ट में किया है, बट सर ऐसा हो सकता है क्या कि मेरा रिपोर्ट का पार्ट मिस हो जाए? रिपोर्ट का पार्ट मिस हो गया ना तो बहुत बड़ा लफड़ा होगा लाइफ में। क्यों लफड़ा होगा? रिपोर्ट के लिए इधर 10 मार्क है क्या, बोलो जरा। यानी अगर आप 15 मार्क का, 15 मार्क्स का अगर थियरी छोड़ रहे हो, जो कि रिपोर्ट राइटिंग है प्लस ये प्रैक्टिकल पार्ट है, तो आप स्ट्रेट अवे ये 10 मार्क्स लूज कर रहे हो क्या? अगर आपने रिपोर्ट में कुछ ही नहीं लिखा तो क्या मिलेगा? यानी सर देखो इसमें दो क्वेश्चन रहते हैं, अगर आपने देखा है तो, एक रिपोर्ट के अंदर लिखने का क्वेश्चन रहता है दोस्तों, और एक रिपोर्ट के बाहर का थियरी होता है, याद है ना? अभी बताता मैं आपको, बराबर था क्या? इधर भी थे क्या दो, बोलो। देखना क्वेश्चन 1 में रिपोर्ट के हिसाब से जो क्वेश्चन था ना, वो देख लो 1 मिनट। रिक्वायरमेंट में चलो। प्रिपेयर एन इवेल्युएशन रिपोर्ट, अरे इसमें तो तीनों ही रिपोर्ट का पार्ट था क्या? तो एटलीस्ट फर्स्ट क्वेश्चन ये तो लिखना, 13 मार्क में क्या है, बोलो?
10 या 11 मार्क क्या होगा, 8 से 10 मार्क क्या होगा, कैलकुलेशन। 2 या 3 मार्क रिपोर्ट में फाइनेंशियल एक्सेप्टेबिलिटी, कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज, एंड क्या है ये वाला पार्ट। ये अगर आपने लिखा नहीं 4 एंड 5 जो डायरेक्ट क्वेश्चंस है वो नहीं लिखे तो एक बार चलेगा, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है वो तो आपको लिखना च पड़ेगा, कुछ भी करके क्या करना पड़ेगा, लिखना ही लिखना पड़ेगा। अगर आपने वो छोड़ा तो आपके 10 मार्क प्रोफेशनल के वैसे ही आप छोड़ के आ रहे हो, यानी आपको 45 मिनट 45 मिनट्स में ये खत्म करना ही पड़ेगा, बराबर है। और लास्ट के आधे पौना घंटे में जो भी थियरी क्वेश्चन है वो लिखने पड़ेंगे। अगर आपने टाइम मैनेज नहीं किया, अगर आप 2 घंटे इसमें गवा दिए तो इधर के 10 मार्क आपके ऑलरेडी चले गए। अभी बोल रहा हूं, भले ये 50 मार्क का एकदम परफेक्ट लिखा है, एग्जामिनर पूरे शायद दे भी सकते हैं आप पास हो जाओ, यहां पे आपने प्रैक्टिकल पूरा कर लिया पास हो जाओगे, बट स्कोर नहीं कर पाओगे। स्कोर करना है तो रिपोर्ट तक आना ही पड़ेगा और एंड मैच रिपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पहले अगर रिपोर्ट लिखते बैठे आप लोगे क्या रिस्क, बोलो। पहले सेक्शन ए लिखने का रिस्क लेगा क्या कोई? मैंने बच्चों को देखा है 2-2 3-3 घंटे 2-2.5 घंटे कौन से क्वेश्चन में लग जाते, बोलो। एट टाइम्स 2.5 आवर्स इसी में लग जाते, और फिर ये दोनों क्वेश्चन में से एक ही रह जाता लिखने का। तो बहुत बहुत ही क्या है, शांति से ट्रेड वेरी केयरफुली भाइयों, पहले ही बोल रहा हूं ट्रेड वेरी केयरफुली। अगर आप थोड़ा सा 15-20 मिनट भी इधर ज्यादा एक्स्ट्रा सोचने में गवा देंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो। गाड़ी पटरी पे से उतर सकती, पहले ही बोल रहा हूं। तो आपकी स्पीड, टाइपिंग स्पीड और क्या है प्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए, बहुत चकाचक होना चाहिए, क्योंकि इधर भी 5-5 मार्क आपको क्या है। इधर आपने रिपोर्ट नहीं लिखाना, मैं माँ कसम बोल रहा, आप खाली 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर लिख के आए, रिपोर्ट में छूट गया तो 10 मार्क तो ये भी छूट जाएगा, 10-12 मार्क, और रिपोर्ट भी नहीं लिख पाओगे आप। यानी किसके मार्क्स गए, प्रोफेशनल मार्क्स भी गए, ये मार्क्स भी गए, खत्म हो गया, दुनिया उधर ही खत्म हो गई, क्या खत्म हो गई। या आपको एक और अप्रोच बताता, पहले आप सारा प्रैक्टिकल कर लो, बट वो ना बहुत रिस्की अप्रोच है। सारा प्रैक्टिकल कर लो, ये ये फिर रिपोर्ट लिखो, फिर आपको लगता है कि रिपोर्ट लिखने के बाद यहां आ पाओगे, बोलो लगता है क्या? कैन यू कम बैक टू द थियरी राइटिंग आफ्टर गोइंग टू द रिपोर्ट? मैंने नोटिस किया एक बार रिपोर्ट में जाने के बाद आप रिपोर्ट से बाहर निकल पाओगे क्या, बोलो। अरे पॉसिबल ही नहीं है आप बाहर निकल पाओगे, निकल पाओगे क्या रजल, क्या लगता है? आपने तो दिया एक बार दिया ना, हाँ रिपोर्ट के बाहर निकल पाओगे क्या? नहीं, फिर उसी में टाइम चला जाए। 100% नहीं निकल पाओगे, उधर ही अटक के रह जाओगे और दुनिया उधर ही घूमती रहेंगी घूमती रहेंगी, तुम कंफ्यूज रहोगे कि कब खत्म होता। इसलिए मैं बोल रहा हूं इधर का कभी कभी हो सकता है कि आपने रिपोर्ट राइटिंग लिया, इधर का एक क्वेश्चन छोड़ के आए हो आप, क्लिक हो गया ये लिखते लिखते, तो जाके 2-4 पॉइंट जो लिखने, सर एक पॉइंट भी टू द पॉइंट यानी सिमिलर टू द सजेस्टेड लिखा तो एग्जामिनर को पूरा मार्क देना पड़ता, आधे मार्क का ऑप्शन है नहीं। तो एक अच्छा पॉइंट 1 मार्क, बच्चों को 90 भी मिला हुआ है अपने स्टूडेंट को, 70+ भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पूरा एग्जाम किट किया था 2 बार, उनके 70+ स्कोर आते। जिन्होंने पूरा एग्जाम किट 3 बार किया, थियोरी भी सारे एकदम चकाचक की, 90 भी आए हुए हैं। वर्ल्ड रैंक क्या था, 6 था, इंडिया रैंक 3 था, कुछ ऐसे ही था, मेरे को याद भी नहीं अभी, बराबर है क्या? तो मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ थियोरी वाले टॉपिक्स प्लस क्या, ये और भी। थियोरी में अगर मेरे को आप इंपॉर्टेंट पूछोगे तो 100% इधर से एक थियोरी क्वेश्चन निकल के आता, कहाँ से, आपका रिकंस्ट्रक्शन नहीं तो क्या है तुम्हारा बिजनेस वैल्यूएशन, उसमें से थियोरी निकल के आती है, एक क्वेश्चन 6 से 7 मार्क का, बराबर है। रिस्क मैनेजमेंट में एक आधा क्वेश्चन निकल के आता, राइट। फॉरेन एनपीवी अगर आए तो फॉरेन एनपीवी में एक आधा क्वेश्चन निकल के आता, बराबर है। हाँ अब सेक्शन ए में क्या आएगा सर, सेक्शन बी में क्या आएगा, मेरी मानो, ठीक है, सेक्शन ए में, ठीक है, बिजनेस वैल्यूएशन लोडिंग है, क्या है, मर्जर एंड एक्विजिशन लोडिंग है।
मेरे हिसाब से आएगा, मेरे को ऐसा, मेरे दिल की इच्छा है कि वो आए। और अगर दो सेट निकले तो एक में मर्जर और एक्विजिशन आएगा और दूसरे में हो सकता है फॉरेन एनपीवी प्लस रिस्क मैनेजमेंट आए। क्या है? फॉरेन एनपीवी प्लस रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है। सेक्शन बी में मेरे को ऐसे लगता है, जिधर सेक्शन ए में क्या आएगा बोलो, तुम्हारा बिजनेस वैल्यूएशन आएगा, उधर सेक्शन बी में रिस्क मैनेजमेंट आता, एक क्वेश्चन पक्का। और दूसरा एक एनपीवी का क्वेश्चन आता, एनपीवी या एपीवी का 25 मार्क का। ऐसे मेरा बोलना है, जिधर फॉरेन एनपीवी और रिस्क मैनेजमेंट इधर आ गया, उधर रिकंस्ट्रक्शन आ सकता है इधर 25 मार्क के लिए, और 25 मार्क के लिए बिजनेस वैल्यूएशन आ सकता। देखो ये सबसे डेंजरस सिचुएशन है। अगर पहले इसमें सेक्शन ए इजी आया, राइट, तो सेक्शन बी में रिकंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन में फिर कोई भी क्वेश्चन आ सकता, हो सकता है 25 मार्क का क्या आ जाए, रेशियो एनालिसिस भी आ जाए। रेशियो एनालिसिस भी रिस्क मैनेजमेंट अपना रिकंस्ट्रक्शन का ही पार्ट है। तो रेशियो एनालिसिस अगर आप छोड़ के गए तो भगवान भला करे तुम्हारा। दूसरा क्वेश्चन, अगर एग्जामिनर बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में है तो डिविडेंड कैपेसिटी में भी जा सकता है। क्या जा सकता है? डिविडेंड कैपेसिटी हो गया, फिर क्या है तुम्हारा, छोटे छोटे जो पार्ट है, सिक्योरिटाइजेशन का एक क्वेश्चन किया है, या पूरा एक क्वेश्चन तुम्हारा क्या है भाई वो ऑप्शन वैल्यूएशन का क्वेश्चन पूरा 25 मार्क का जाता नहीं है उधर। बट तुम्हारा अगर दिन खराब है, क्योंकि ए अगर उसने रिस्क मैनेजमेंट एंड फॉरेन एनपीवी पूछ लिया तो मेजर पार्ट यहां पूछ लिया, तो इधर वो क्या करेगा, एक रिकंस्ट्रक्शन में जाएगा, फिर दूसरा क्वेश्चन कहां जाएगा, वो 100% छोटे छोटे टॉपिक में जाएगा। बट अब भी रिसेंटली छोटे टॉपिक को टच नहीं कर रहा है, जितना मैंने देखा है। अब भी रिसेंटली पिछले साल 1.5 साल में छोटे टॉपिक्स आए नहीं, मतलब डिविडेंड वैल्यूएशन, सिक्योरिटाइजेशन, फिर क्या है तुम्हारा ऑप्शन वैल्यूएशन का क्वेश्चन जो आपको दिख रहे 25 मार्क के रिवियर वगैरह, वो सब अभी तक रिसेंटली एग्जाम में नहीं आए। बट क्या नहीं आ सकते क्या? ए बाबा, मैं कुछ ऐसे बोलने रहा हूं, कभी भी आ सकता है। सिक्योरिटाइजेशन लल्ला लल्ला क्वेश्चन आ सकता है क्या? आ सकता है। ये मेरा प्रेडिक्शन है भाई। आई मे बी रॉन्ग कंप्लीटली, आई मे बी राइट कंप्लीटली, बराबर है। मेरे को ऐसे लगता है कि पहले इसमें या तो बिजनेस वैल्यूएशन या तो फिर क्या, फॉरेन एक्सचेंज प्लस फॉरेन एनपीवी, ये आ सकता है। अभी रिसेंटली वो ये भी आके गया फॉरेन एक्सचेंज का, तुम्हारा क्या है, महोनी और नॉर्दनी, मतलब क्या तुम्हारा फॉरेक्स का वो जो ये आता है ना, मल्टीलैटरल नेटिंग मैचिंग, अभी 2-3 बार वो आके गए। अगर वो आ गया तुमको, अरे हैव अ स्मॉल डांस इन द एग्जामिनेशन रूम। बहुत डिफिकल्ट है क्या मल्टीलैटरल नेटिंग मैचिंग? एकदम लल्लू है। वो आ गया तो गलती करना मत, उसको परफेक्ट करके जाना। स्वॉप्स, फॉरेक्स स्वॉप्स आया, डिफिकल्ट है क्या? बहुत इजी है, करके जाना पूरा। नियरे का बराबर बोल रहा हूं ना। बट मेरा ऐसा मानना है, फॉरेन एनपीवी प्लस रिस्क मैनेजमेंट आता सेक्शन ए में, या तो बिजनेस वैल्यूएशन आता। मेरा प्रेडिक्शन है उन दोनों में से कुछ तो निकल के आएगा, होपफुली वही आए। भी होता है हाँ ना, जो क्वेश्चंस मतलब जो टॉपिक्स मॉक में आते हैं वो एक्चुअल एग्जाम में नहीं आते, बिकॉज वो सब लोग वही करके जाएंगे फिर। हाँ, कभी कभी ऐसा सेम क्वेश्चन भी मैंने मॉक का भी देखा, उठा के डाल दिया जस्ट फॉर फन, राइट। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि उसी उसी को देख के मैं बोल रहा हूँ कि फर्स्ट क्वेश्चन में एनपीवी तो नहीं आता, राइट। एपीवी भी बहुत डिफिकल्ट है 50 मार्क के लिए, इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, फॉरेन एनपीवी प्लस रिस्क मैनेजमेंट 50 मार्क के लिए मस्त दावेदार है। या तो फिर बिजनेस वैल्यूएशन, अगर बिजनेस वैल्यूएशन आया ना तो परचेस कंसिडरेशन की नोट, परसूट कंपनी याद है ना तुमको, मेरा दावा बोलता है परसूट कंपनी जैसा कोई क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ये मेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। यानी 3-4 क्या 4 वैल्यूएशन, 2 या 3 वैल्यूएशन करने पड़ेंगे, और वैल्यूएशन भी सिंपल नहीं होंगे, एक एफसीएफएफ से होगा, राइट, एक प्रॉफिटेबिलिटी यानी पी अप्रोच से होगा, फिर परचेस कंसिडरेशन में गेन टू शेयर होल्डर रहेगा, नहीं तो क्या है तुम्हारा वो शेयर फॉर शेयर एक्सचेंज रेशियो जो है वो निकालो, वो आ सकता। ये मेरा प्रेडिक्शन है। प्लस एक, मेरे को क्या मालूम क्यों बहुत लग रहा है ये बार रेशियो एनालिसिस आएगा। क्या आएगा? रेशियो एनालिसिस। तो करके जाना रेशियो एनालिसिस, मैं पहले ही बोल रहा हूं, रेशियो एनालिसिस, सिक्योरिटाइजेशन, छोटे छोटे चैप्टर, डिविडेंड क्या, कैपेसिटी,
छोटे छोटे, खाली फॉर्मेट तो लर्न करना है, फॉर्मेट लर्न करके जाना, बराबर है क्या? और कुछ डाउट है क्या आपको, बोलो। अभी और कुछ आपको डाउट आया तो मैं वेनसडे तक अवेलेबल हूँ, थर्सडे शायद मैं नहीं हूँ, ठीक है। कल और परसों में आप कुछ डाउट पूछ सकते हैं तो पूछो, जितना हो सके मैं आंसर दे दूंगा। अब मुझे लगता है मेरे हिसाब से 2 तारीख के बाद आपने कुछ नया खोलना नहीं चाहिए कि डाउट्स आए। अब 3, 4, 5 बराबर है ना, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे। मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो मैं कुछ भी नया नहीं खोलूंगा, अभी जो रह गया वो रह गया। आज सब कुछ क्या कर दूंगा, बोलो। जो करना है नया आज तक कर लिया, अब क्या करूंगा, जो मैंने किया है 3 दिन में, राइट। अब आपका जितना भी हुआ, भले आपका 50% ही पोर्शन हुआ है, ठीक है, जो हुआ, राइट, हो गया। 75 मार्क्स के लिए वही आ गया और आपने लिख दिया 50 मार्क में पास हो गए, बच्चे हुए हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैंने बच्चे देखे जो एक दिन पहले एग्जाम के रोते एएफएम के, सर कुछ नहीं आ रहा, या कुछ ऐसे भी रोते, सर सब कुछ आ रहा बट डर लग रहा। होता है क्या, वैसे भी होता है। पर मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, एएफएम का एग्जाम ऐसा है ना, एंड तक लड़ाई करते रहो। थियरी क्वेश्चन में एक दो पॉइंट नहीं आ रहा, बट कुछ तो अगर लिंक लग रही तो एक दो पॉइंट लिख के आओ। एग्जामिनर मार्क देता, थोड़ा सा भी मेरे सजेस्टेड से अगर वो मैच कर रहा है तो मैं मार्क्स दूंगा, 100 ने 500% में मार्क्स दूंगा, मेरी गारंटी मैं बोलता आपको, ठीक है। थोड़ा सा भी आपको लागत याद है, हाँ, बट फालतूगिरी मत करना। गाने लिखता, सर उसको रिझाता, टेक 500 रुपीज इफ यू वांट, ये। सर हाँ, सर टेक्निकल आर्टिकल पढ़ना चाहिए था अभी। नहीं मैंने सारे कवर कर लिए। रहने दो फिर अभी। है नहीं, अभी अभी मैं क्या बोला, आज के बाद आप कुछ नया मत खोलो बेटा। जो आपने अभी तक किया ना, मेरे को देखो 70 क्वेश्चन समझ में आते, ठीक है, और थियरी, बराबर है। मैं अगर होता अगले 3 दिन में ये 2 बार कैसे रिवाइज होता। अब ये 3 लेक्चर है तुम्हारे पास, सुनो आराम से। कल सुबह तुम उठोगे, बराबर है। पहला रिवीजन लेक्चर जो अपन ने डाला है 1.5-2 घंटे का है, याद है ना, उसको 2x पे लगा के सुन लो। उस दिन सारे क्वेश्चन जो वो उससे रिलेटेड है सारे क्वेश्चन कर दो। नेक्स्ट डे, उसके सेकेंड डे, मतलब 4 तारीख को सेकेंड रिवीजन लेक्चर है, वो लगाओ, पूरा सुन लो 2x पे। 2 घंटे का लेक्चर 1 घंटे में हो जाएगा। फिर सारे क्वेश्चन A to Z उस पर जो लग सकते हैं लगा लो। थर्ड डे पे ये लगाओ और बाकी के सारे क्वेश्चन कर दो। फोर्थ डे पे सुबह कुछ भी करने की जरूरत नहीं, अगर आपका मॉर्निंग एग्जाम है, हाँ, तो 5 बजे अगर उठने की आदत रोज है तो उठो। आउट ऑफ द ब्लू एग्जाम के लिए सिर्फ 2 घंटे सोता, 3 घंटे सोता, जल्दी उठ जाऊंगा, जरूरत ही नहीं है। जैसा आपका स्लीप साइकिल चल रहा है वैसा स्लीप साइकिल मेंटेन करो। आपका कैलकुलेटर, जरूरत है क्या कैलकुलेटर की अभी एग्जाम में, बोलो। वापर आप कैलकुलेटर अभी, नहीं ना, नसीब मेरे नहीं ना। मैंने सारे कैलकुलेशंस आपको एक्सेल में कैसे करना पड़ा है ना, रेस टू हो गया, जो भी होगा सब कुछ आता ना आपको, कैलकुलेटर नहीं यूज करना पड़ता ना, बोलो। नहीं सर। होपफुली, हाँ। तो कैलकुलेटर का वैसे कुछ यूज नहीं है, बट फिर भी क्या करो, एक कैलकुलेटर साइंटिफिक अपने साथ रखो। एग्जामिनर अलाउ कर रहा ना, रहने दो स्पेयर में, ठीक है। किधर कुछ लफड़ा हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, नहीं समझ में आ रहा है, कैलकुलेटर पे करना है, या आप जो कैलकुलेटर से कंफर्टेबल हो वो कैलकुलेटर लेके जाओ। इनकेस कुछ ऐसा हुआ, दिमाग में लफड़ा हो रहा है, वापस एक बार चेक करना है, तो आप कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हो, बराबर है। पेन लेके जाओ, अच्छा, अगर आपको स्क्रिबलिंग करना, आपको स्क्रिबलिंग की भी अभी जरूरत है क्या, मेरे को बताओ सच में। पेपर मिलेगा लेकिन स्क्रिबल करेंगे क्या, अदर देन स्वॉप्स। मेरे को नहीं लगता कोई टॉपिक में मैंने आपको बोला है कि स्क्रिबल करने की जरूरत है, बोलो। सारी चीजें मैंने एक्सेल पे ही पढ़ाई है क्या केआई आपको, वाले में कर सकते, क्या, कौन सा बेटा। केई और केआई जो कन्वर्ट करना होता है हाँ उसमें कभी। वही, अगर वो कुछ करना है, 1-2 चीजें है तो ठीक है, बाकी उसके बगैर मेरे को नहीं लगता ज्यादा कुछ चीजों में आपको जरूरत है, ठीक है। और देखो, आप जितना कॉन्फिडेंटली जाएंगे, एग्जाम इज, मैं आपको सच में बोल रहा, राइट, एग्जाम इज 50% कॉन्फिडेंस एंड 50% योर नॉलेज। नॉलेज आपका पूरा भी रहेगा तो भी पास नहीं होता अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो। अगर आप कॉन्फिडेंट है, आपको पूरा नॉलेज है, ठीक है, तो 100% आप पास होते। बट अगर आप डर गए एग्जाम में, अब एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे भी कुछ येड़े आएंगे जो आपको पूछेंगे सुबह, और ये किया क्या, वो किया क्या, सब बोलने का हाँ किया। आपने वो कुछ भी किसी को क्या नहीं करने का है, एंटरटेन नहीं करने का है। तूने ये क्वेश्चन किया क्या, ये वाला किया क्या, ऐसा किया क्या, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर है। तुमने 3 महीने तुम्हारे लाइफ के इस चीज के लिए क्या किए, इन्वेस्ट किए।
रिजल्ट अच्छा आना 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 ही है, बराबर है। यू कैन गो एज मच रॉन्ग एज पॉसिबल उसके पहले, बट एग्जाम में सब कुछ सही होगा, ये तुमको इनर कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। जब भी आप एग्जाम हॉल में जाओगे आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा बोलेगा, नॉलेज अपने आप आ जाएगी। बट अगर आप ऐसे ही गए मैं फेल ही होने वाला, मेरे को कुछ भी नहीं आता, तो 100% आपका ब्रेन क्या बोलेगा, भाई कुछ नहीं आता, अपन फेल ही होने वाले। मैंने बच्चों को रोते देखा है 2 दिन पहले एग्जाम के, एटीएक्स के एग्जाम के। ये बैच के बच्चे भी रो रहे एटीएक्स के, बट मेरे को मालूम है जितने भी बच्चे पहले भी रोए एटीएक्स में 68 70 ऐसा लाए स्कोर, किसी ने तो रोते रोते वर्ल्ड रैंक भी लाया है। तो मैं तुमको इतना ही बोलूंगा, डर सबको लगता है, बराबर है क्या, एग्जाम में जाने से पहले। लेकिन जो पहली 15 मिनट रहेंगी ना तुम्हारी कि क्या आया पेपर में, तुम इतना खुश हो जाओगे, तुमको इतनी खुशी होगी कि तुम्हारा पेपर पूरा कॉन्फिडेंस में निकल जाएंगे, मेरी गारंटी है, बराबर है। तो कितना तुमको डरने का डर हो, लेकिन वो 15 मिनट पहले की विल लेट यू लूज, वो लूज हो जाओगे तुम एकदम, अरे बढ़िया है हो जाएगा। तुम पहले से ही वो क्या रखो, और देखो हर क्वेश्चन आपके पास ऑलमोस्ट एक्सेल में अवेलेबल है, आपको टेंशन भी कुछ लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। शांति से जाओ, थियोरी को पढ़ो, थियोरी लिखने को ट्राई करो, ठीक है। जितना हो सके उतना मैक्सिमम पॉइंट्स लिखो। आपका प्रैक्टिकल तो मेरे को मालूम है, जो 45 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, ये एकदम इजीली हो जाने वाला, मेरे को मालूम है ना, ठीक है। और कुछ आपको अगर क्वेरी, अब मेरे को लगता है कल के बाद कुछ क्वेरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कुछ नया ओपन कल से करो मत, सारे पुराने बुक्स अभी क्या है, जितना किया है उतना ही वापस रिवाइज करो, ठीक है। 3 दिन का आपको ये जो रिवीजन लेक्चर ये रात तक डल जाएगा या कल सुबह तक डल जाएगा। आपको तो कल पहला लेक्चर करना है और सारे क्वेश्चन करने हैं, परसों दूसरा लेक्चर करना है, सारे क्वेश्चन करने हैं, वो हो जाएगा अपलोड, आप उसका टेंशन लेना मत। शांति से जाओ, मस्त एग्जाम देके आओ। मेरे को फ्राइडे को शाम को आप क्या करो, फोन करो, मैसेज करो, कैसा गया पेपर, अच्छा गया बुरा गया, जो भी रहेगा, ठीक है। अपन उसके बारे में बात करेंगे। अगले क्वार्टर में आपको कोई बैच लगाना होगा तो तब तक वो बैच भी आ जाएंगे हमारी, बराबर है। एटीएक्स होगा, एसबीआर होगा, पुणे में अगर आप हो तो हम ऑफलाइन चालू कर रहे हैं, एसबीआर एएफएम वो भी है, ठीक है। आप आराम से पेपर देके आना, फिर बात करेंगे, ठीक है क्या, सर चलो क्या फिर। हाँ, एक्सेल भेज देना अभी। अभी का वाला एक्सेल रुको फटाक से हाँ भेज रहा, भूल जाओ उसके पहले, भूलने का सिस्टम बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रही है। तीन तीन है ना, तीन 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 पेपर, एटीएक्स एएफएम, मेरे को एटीएक्स का टेंशन है बाबा, एटीएक्स के टेंशन, बच्चे बहुत रो रहे। और एक बच्ची थी, मैंने बताया आपको अबाउट, एक पलक बोल के एक लड़की है, पलक, वो हमने डाला भी है कल लिंक्डइन पे पोस्ट, वो तो 2 दिन पहले फोन पे रोने से लग गई, आधा पौना घंटा, मेरा नहीं होता बोले, कुछ भी नहीं आ रहा मेरे को, आई एंडेड अप स्कोरिंग 66। एएफएम में बहुत बार हो चुका है, एग्जाम के पहले एक रात पहले क्या, सर मेरे को पेपर इसने देने का कल, ऐसे भी बच्चे देखे मैंने, क्या पेपर इसने देने का, बट वी हैव कॉन्कर्ड एवरीथिंग, हर चीज हमने क्या किए, हैंडल किए। आप जाओ चकाचक पेपर देके आओ। ये भेज दिया, अरे देख लो, चेक कर लो, आपके ग्रुप में भेज दिया है, चला गया क्या, हाँ भेज दिया देखो, ठीक है। चलो गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, फ्राइडे को बात करेंगे, टिल देन टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, गुड नाइट, बाय बाय, थैंक यू सर। बाय बाय बाय।